प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez 28 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे और दोनों ही नेता वडोदरा शहर में एयरबस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिससे स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल पाए। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वडोदरा में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। वहीं गुजरात के गृह मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक वडोदरा पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ पीएम मोदी वडोदरा आने वाले हैं। यहां दोनों नेता टाटा एयरक्राफ्ट असेंबली के प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वडोदरा के इस प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वायुसेना के लिए पहले मेड इन इंडिया C295 विमान का निर्माण वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम और स्पेन की एयरबस डिफेंस कंपनी कर रही है, जो साल 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में कुल 40 विमान इसी जगह पर बनाए जाएंगे। इस हाई प्रोफाइल दौरे से पहले गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल वडोदरा पहुंचे, अधिकारियों से मुलाकात की और तैयारियों का जायजा लिया। हर्ष संघवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी के इस दौरे को ऐतिहासिक बताया। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं स्पेन के प्रधानमंत्री आने 28 तारीख को वडोदरा गुजरात भारत देश के मेहमान बनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आज केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी एवं मेरे साथी मंत्री श्री मुकेश भाई के साथ पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया है। ये कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए वडोदरा शहर के सभी नागरिकों में बहुत ही उत्सुकता है। मात्र वडोदरा शहर के ही नागरिकों में नहीं, गुजरात के एवं देश भर के नागरिकों के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री वडोदरा की सड़कों पर 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। वडोदरा पहुंचे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने खुद इस पूरे रूट का निरीक्षण किया। कार्यक्रम की सभी प्रकार की तैयारियां वडोदरा शहर में हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी के स्वागत को लेके वडोदरा शहर के वासियों में बहुत ही उत्सुकता है। सभी समाजों ने अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशंस कलेक्टर को दी है कि हमें अलग अलग रोडों पे उनका स्वागत करना है। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वडोदरा में तैयारियां अंतिम दौर पर हैं। शहर को सजाने संवारने के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की नजर है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। दिवाली करीब आने के साथ ही ज्वेलरी मार्केट में ग्राहकों की चहल पहल बढ़ गई है। सोने की बढ़ती हुई कीमतें त्योहारों की रौनक पर कोई खास असर नहीं डाल पा रही। आपको अहमदाबाद के सराफा बाजार लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां ज्वेलरी मार्केट में कैसी रौनक है। आज के दिन पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग मकान, घर या सोने चांदी की खरीदी करने के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद का ये AB ज्वेलर्स, जहां पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सोने चांदी की चीज़ लेने के लिए यहां पे पहुंच रहे हैं। पुष्य नक्षत्र पर माना जाता है कि सोने चांदी की खरीदी करना शुभ माना जाता है। कोई भी अगर अपने नए घर में प्रवेश करना चाहता है तो आज का दिन भी विशेष तरीके से शुभ माना जाता है। लोग अलग अलग इयररिंग्स हो, रिंग हो, चाहे नेकलेस हो, ये तमाम चीज़ों की खरीदी करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। हमारे साथ AB ज्वेलर्स के मनोज भाई सोनी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मनोज भाई, आज का दिन विशेष महत्व रहता है। हम अहमदाबाद में तो देखते हैं हर साल बड़ी संख्या में भीड़ भी रहती है ज्वेलर्स की दुकानों पर। किस प्रकार का आज का दिन आप देख रहे हैं? जी, हर साल की तरह अच्छा ही माहौल है। लोग बुलियंस भी, मतलब सोने चांदी के लगड़ी सिक्के भी ले रहे हैं और आने वाले प्रसंगों के लिए जो तैयारी के तौर पे गहनों की खरीदारी भी, एडवांस बुकिंग भी अच्छे से हुई है और आज के दिन भी आकर के वो डिलीवरी भी ले रहे हैं और नए से भी सिलेक्शन करके ले रहे हैं। और अगर ग्रामेज में कंपेयर किया जाए तो पिछले वर्ष के मुकाबले 70-80% जितना चल रहा है अभी, और वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो वो बढ़ा हुआ है। पिछले साल क्या कीमत थी सोने चांदी की अगर बात करें, और इस साल क्या कीमत है, कितना अंतर दिख रहा है?
अभी अंतर तो 14-15 हज़ार का है। जैसे अभी 81,000 गोल्ड का रेट है और चांदी का 1,01,000 जितना रेट है, तो ये काफ़ी 20-25% से ज़्यादा बढ़ा हुआ रेट है। फिर भी लोग बड़े उत्सुक हैं ये रेट को लेकर के भी। तो कीमत भी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सोने चांदी की अगर बात करें तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच जितनी भी ज्वेलरी शॉप्स पे हम नज़र कर रहे हैं, पुष्य नक्षत्र के नाते लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और सोने चांदी के जो गहने हैं वो भी खरीद रहे हैं। जिस प्रकार से एबी ज्वेलर्स के ओनर मनोज भाई सोनी का भी कहना है कि आने वाले दिनों में शादी की भी सीज़न आती है तो लोग आज से खरीदी करने की भी शुरुआत करते हैं। तो अपने घरों में शादी के लिए भी कई लोग खरीदते हैं। साथ ही में सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड साबित हो चुका है पिछले कई दिनों से, क्योंकि सोने चांदी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी लोग बड़ी संख्या में आज के दिन गहने की खरीदी करते हैं। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद। त्योहारों के इस सीजन में लोग पूरे उत्साह के साथ खरीदारी में जुटे हैं। सूरत की कपड़ा मंडी में भी दिवाली के मौके पर हो रही खरीदारी से कारोबारी बड़े खुश हैं। सूरत की इस कपड़ा मंडी को एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी कहा जाता है। यहाँ के कपड़ा कारोबारियों का कहना है कि कारोबार में 8 साल के बाद इस तरह की तेजी देखी जा रही है और उसी के चलते सिर्फ 60 दिनों के भीतर 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का दावा किया जा रहा है। यहाँ के कपड़ा कारोबारी उम्मीद जता रहे हैं कि दिवाली के बाद शादियों के सीजन में भी यहाँ तेजी बरकरार रही तो उसका सीधा फायदा होगा सूरत के कपड़ा कारोबारियों को। कपड़ा मार्केट बहुत अच्छा है और पिछली बार से अच्छा ही जा रहा है। एक्चुअली में जिन्होंने अपनी क्वालिटी अच्छी की है और धीरे धीरे लोगों की परचेस पावर भी बढ़ी है, तो उस हिसाब से नई नई क्वालिटी सूरत में डेवलप हुई है और कपड़ा मार्केट अच्छा जा रहा है। तो पिछले साल की तुलना की अगर बात करनी चाहें तो पिछले साल हमने करीबन 12,000 से 12,500 करोड़ का कारोबार 60 दिन का किया। इस बार का दीपावली का जो कारोबार है वो अच्छा जा रहा है और ये कारोबार हम 14,500 से 15,000 करोड़ का अचीव कर लेंगे, ऐसा हमें इस बार लग रहा है। इस साल जिस तरीके से दीपावली में परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ा है और लोग खरीदी के लिए निकले हैं, तो हर मंडियों की अच्छी डिमांड है तथा सूरत कपड़ा बाजार में साथ ही साथ एक ये भी पिछले 7-8 सालों से अचीव किया है कि जितना भी चाहे रोड, तिरपुर, मालेगांव, चलगंजी, तिरपुर, भिवंडी का मालेगांव का कपड़ा था, चाहे अहमदाबाद जैसे में कॉटन बनता था, वो भी कपड़ा कहीं ना कहीं सूरत ट्रांसफर हुआ है। इन सब मंडियों का कपड़ा सूरत में बढ़ने से एक गारमेंट हब के रूप में भी डेवलप होने के साथ साथ आज जो कपड़ा व्यापारी सूरत आता है उसको सारी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो इस वजह से सूरत कपड़ा बाजार निश्चित रूप से 14-15 हज़ार करोड़ का व्यापार करेगा और छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी इस बार सुखी अपने आप को फील कर रहा है कि अगर निर्बाध इस तरीके से कपड़ा उद्योग में तेजी रही तो आने वाली शादी की सीजन भी बढ़िया जाएगी। दिवाली का त्यौहार बड़ा करीब है और पूरे देश में रोशनी के त्यौहार को लेकर गजब का उत्साह भी है। अहमदाबाद के एनजीओ में भगवान की मूर्ति से लेकर दिए, घरों में सजावट के आइटम्स और खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक बनाई जा रही है। खास बात यह है कि इन्हें बनाने वाले सभी कारीगर मल्टी डिसेबल हैं। कोई सुंदर सुंदर रंग बिरंगे दिए बना रहा है, कोई पैकिंग के काम में लगा है, कोई अपने हुनर से मूर्तियों को आकार दे रहा है, तो कोई पेपर बैग्स तैयार कर रहा है। ये सभी लोग मल्टी डिसेबल हैं जो दिवाली के मौके पर पूरी शिद्दत से अपने अपने काम में जुटे हैं ताकि इनकी दिवाली भी रोशन हो सके। इन दिव्यांगों की दिवाली में रंग भरने का काम कर रही है अहमदाबाद की एनजीओ उत्थान तालीम केंद्र, जो हर साल दिवाली से पहले दिव्यांगों को रोजगार देने का काम कर रही है। दिवाली एक जैसे नॉर्मल लोगों के लिए उत्सव होता है, उस तरह हमारे यहाँ मनोदिव्यांग भी बहुत खुशी से ये उत्सव मनाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। उन लोगों को मालूम है कि दिवाली आएंगे तो हमको बहुत काम मिलेंगे और खूब लोग आएंगे यहाँ तो हमारी सराह भी करेंगे, हमको बहुत थपथपाएंगे, पूछेंगे ये आपने बनाया, तो उन लोगों को बहुत खुशी होती है। उस वजह से हम लोग बहुत सारे लोग को भी इनवाइट करते हैं और हमारे यहाँ है सबसे पहले वो दिए का प्रोग्राम शुरू होता है। यहाँ दिवाली से कई महीने पहले मल्टी डिसेबल लोगों को रोजगार मिल जाता है। ये लोग मिलकर घर में सजावट के सामान से लेकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक तैयार करते हैं, जिसके बाद इन्हें बेचने के लिए बाजार में पहुँचा दिया जाता है।
दिव्यांगों द्वारा तैयार किए गए सामानों को अलग अलग एग्जीबिशन में ले जाया जाता है ताकि इनके हुनर को नई पहचान मिल सके। हम जो एग्जीबिशन रखते हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो लोग आते हैं जो समाज के लोग हैं, वो समाज के लोग में अवेयरनेस लाने के लिए हम ये चीज़ बनाते हैं और समाज के सभी लोग हमारे यहाँ से चीज़ ले जाते हैं और अपने सब रिलेटिव्स में बांटते हैं। एक बड़ा खुशी की बात है, मास फाइनेंस वाले हैं वो हमारे यहाँ से 1000 दिए खरीदे और बक्से में उन लोगों ने एक मैसेज लिखा, इतना सुंदर मैसेज लिखा है, तो वो मैसेज हर 1000 घर में जाएगा वो मैसेज। तो इस तरह से भी आप अवेयरनेस का काम कर सकते हो। हर साल यहाँ दिवाली से महीनों पहले ही मल्टी डिसेबल लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। हर किसी को उसकी काबिलियत के हिसाब से अलग अलग काम दिया जाता है। इतना ही नहीं, इन लोगों को अलग अलग कामों के लिए बकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है। सब बच्चे स्पेशल है, उसको मैं ट्रेनिंग देती हूँ। सब बच्चे की एबिलिटी देख के हम लोग काम देते हैं। ये बच्चे हमारे पास 14 वर्ष से हम एडमिशन देते हैं, तो उसकी असेसमेंट में पहले हम रखते हैं उसकी एबिलिटी कैसी है, उसके हिसाब से हम उनको काम देते हैं। उत्थान तालीम केंद्र की कोशिश है कि जैसे सामान्य लोगों के लिए दिवाली सबसे बड़ा उत्सव है, वैसे ही दिवाली पर दिव्यांग लोगों का उत्साह भी बना रहे। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। देश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसके लिए साइबर क्रिमिनल नए नए तरीके खोज भी रहे हैं। इन दिनों लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि साइबर क्रिमिनल ठगी को अंजाम कैसे दिया जाता है ताकि आपकी कमाई को हड़पने की साजिश रचने वाले साइबर ठगों की साजिशों को नाकाम किया जा सके। देश में साइबर क्राइम के मामले जिस तेजी से बढ़े, उतनी ही तेजी से डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज भी सामने आई है। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये एक प्रकार से किसी को मेंटली कंट्रोल करने जैसा होता है और एक फोन कॉल से इसके जाल में फंस चुके लोग एक झटके में लाखों करोड़ों रुपए गंवा देते हैं। लिहाजा डिजिटल अरेस्ट के बारे में अभी तक आपने सुना होगा या कुछ लोग इसके शिकार भी हो चुके होंगे, लेकिन हमने पहली बार डिजिटल अरेस्ट करने वाले गुनहगारों को कैमरे में कैद किया है और उसे हम आपको दिखाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अपना आधार नंबर दो। परिवार में कितने लोग हैं? कितने बैंक अकाउंट हैं? उसमें कितना पैसा है? तुम कितना कमाते हो? ये कुछ बेसिक सवाल हैं जो डिजिटल अरेस्ट होने वाले से पहले पूछे जाते हैं। फिर कोर्ट वारंट और ईडी के नाम पर धमकी दी जाती है। डिजिटल अरेस्ट आज के दिन में बेहद आम हो गया है। अभी तक हमने कई विक्टिम्स की कहानी सुनी है कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट होता है, कैसे एक फोन कॉल से ये सब शुरू होता है, फिर एक पुलिस वाला सामने आता है और वो पुलिस वाला पुलिस वर्दी में बैठकर, जिसके पीछे बाकायदा एक लोगो भी लगा होता है, हमने कहानियां सुनी है। दरअसल इन ठगों ने मोहित यादव, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट हैं, इन चीजों से बेहतर तरीके से वाकिफ हैं, उनको कॉल कर दिया। तो मोहित यादव ने चूंकि सोचा कि लोगों के सामने असली तस्वीर आ जाए, इसलिए उन्होंने वो पूरी चीज रिकॉर्ड कर ली। हमारे साथ मोहित यादव, हम उनसे बात करते हैं। आप साइबर एक्सपर्ट हैं और आप ही के पास कॉल आ गया। बिल्कुल, मतलब काफ़ी दिन से कॉल आ रहा था, तो मैं ऑफिस में जैसे ही आया तो एकदम से मेरे पास इनकमिंग कॉल आया और जैसे ही मैंने पिक किया, वो उसमें बोला कि ट्राई से आपके पास कॉल है और आपका नंबर 2 दिन में ब्लॉक हो जाएगा। मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि ये तो स्पैम कॉल है, एक तरह से स्कैम करने की कोशिश की है। तो मैंने उस पर 1 दबाया और वो ऑटोमेटिकली कॉल जो है एक पर्सन के पास। तो आई थॉट कि इसको रिकॉर्ड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में उसको पता लगे। साइबर क्रिमिनल धमकी भरे लहजे में लोगों से कहते हैं कि आपके आधार और मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ है, आपका नंबर ब्लॉक वाला है। फिर एक नंबर देकर उस पर बात करने को कहा जाता है। एक बार आप इन सवालों के सही जवाब देते हैं तो फिर वो आपका प्रोफाइल बनाते हैं।
अगर आप कह देते हैं कि पैसे नहीं है, अकाउंट खाली है, तो आपको अकाउंट का स्क्रीनशॉट दिखाने को कहा जाएगा। साइबर क्रिमिनल पहले डराते हैं, फिर खुद कहेंगे कि लग रहा है कि आप बेकसूर हैं, लेकिन आप डिजिटल अरेस्ट तो हैं और कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। साइबर ठग नायाब तरीके इजाद कर लोगों को चूना लगा रहे हैं। क्या आम और क्या खास, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। ऐसे में सवाल है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई भी सरकारी विभाग वीडियो कॉल कर गिरफ्तारी की धमकी या जुर्माने की मांग नहीं करता। अगर कोई मामला दर्ज भी हुआ है तो फोन पर पूछताछ नहीं होती। वीडियो कॉल कर गिरफ्तारी का वारंट देने के लिए भारत में कोई नियम नहीं है। कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट अगर जारी हो भी जाए तो उसके लिए फोन नहीं आता। अगर मामला सच भी है तो केस निपटाने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल से रिश्वत की मांग नहीं करेगा। ऐसी कोई भी कॉल आने पर ठगों के साथ लंबी बातचीत से बचना चाहिए और जल्द डिस्कनेक्ट कर ट्रू कॉलर या दूसरे किसी ऐप से मोबाइल नंबर और कॉलर की पहचान कर उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि आपकी गाढ़ी कमाई को हड़पने की साजिश रचने वाले जालसाजों की साजिशें नाकाम करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,